महाटेट सीरीज में तीसरे लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पिछले दो लेक्चर्स में हमने महाटेट 2022 का एनालिसिस भी देखा, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस देखे और सेकेंड लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हमने हल किए। इस लेक्चर में हम प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से शुरुआत करेंगे। हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक जो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है कुछ इस तरह है। एक दुकानदार एक किताब की छपी हुई कीमत पर 10% छूट देकर 15% नफ़ा कमाता है। अगर उस किताब की कीमत खरीद 72 रुपये हो तो छपी हुई कीमत कितनी होगी? ऐसे सवालात को करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कुछ इस तरह है। मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। इस फार्मूले की मदद से हम दी हुई कीमतों को जब फार्मूले में पुटअप करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन हासिल होगा। हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट और डिस्काउंट दिया हुआ है। हमें छपी हुई कीमत यानी मार्क प्राइस पता करना है। इसके लिए हम वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। मार्क प्राइस नहीं पता है, इसके लिए हम उसको उसी तरीके से लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस हमें पता है 72 रुपीज़ इज इक्वल टू, और प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर हमें पता है 100 पर 15 रुपीज़, और डिस्काउंट कितना दिया गया 100 पर 10 रुपीज़। इसी तरीके से हमारा इक्वेशन बन रहा है। अब इसको हम हल करते हैं तो हमें मिलेगा मार्क प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस इज इक्वल टू 115 इंटू 70 अपॉन 90। ये 70 हमें कॉस्ट प्राइस का जो मार्क प्राइस के नीचे था वो इधर आकर मल्टीपल हो जाएगा। अब जब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो देखिए 9 के पहाड़े में से नीचे वाला कट गया, 10 ऊपर आ गया 8। अब 5 के पहाड़े से इसको काट दो, 2 पंजे 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10, बच गया 1, 5 दिए 15। अब हमारे पास ये 2 से 8 कट गया तो 2 चौक 8, 23 ज़र्ब 4 ये हमारे पास बच गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 92, जो कि हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है 92 रुपीज़। मतलब उस दुकानदार ने अगर छपी हुई कीमत पर 10% छूट दी और 15% नफ़ा कमाया तो उस किताब की छपी हुई कीमत 92 यानी 92 रुपये होंगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक सामान ए ने बी को 50% नुकसान से फरोख्त किया, वही सामान बी ने सी को 10% नुकसान से फरोख्त किया, सी ने डी को वही सामान 25% नुकसान में फरोख्त किया। अगर डी ने सी को सामान के 1890 रुपये दिए तब उस सामान की असल कीमत क्या होगी? अब इस तरीके के सवाल में बहुत से स्टूडेंट एग्ज़ाम में इसको स्किप कर देंगे क्योंकि उन्हें लगेगा ये बहुत एक मुश्किल सा सवाल है। लेकिन अगर आपके पास
इसको हल करने के लिए फॉर्मूला है, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हो। अब इसको किस तरीके से हल किया जाएगा, इसके लिए क्या फार्मूला रहेगा, तो देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप एक फार्मूला नोट डाउन कीजिए, न्यू प्राइस इस तरफ रहेगा, न्यू प्राइस इस तरफ रहेगा, ओल्ड प्राइस इस तरफ आप लेंगे, ओल्ड प्राइस। और जितने टाइम वो कम होता जा रहे हैं उतने टाइम आप इसको मल्टीपल 100/100 कर देंगे। यहाँ पर तीन तीन टाइम हुआ है, देखिए ए ने बी को 50% पे फरोख्त किया, बी ने सी को 10% पर फरोख्त किया और सी ने डी को 25% नुकसान से उसको फरोख्त किया। मतलब 3 मरतबा वो चीज़ बेची गई। इसके लिए फॉर्मूले में हमने 3 मरतबा 100/100 का यूज़ किया। अब 100/100 में जैसे हमें पता है कि ऊपर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस जो है उसको हम लिखेंगे, नीचे 100 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हम जब वैल्यूज़ पुटअप करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ आएंगी। हमारे पास न्यू प्राइस मौजूद है 1890, 1890 में उसने वो जो है तो डी ने सी को दिए, तो ये हमारे पास न्यू प्राइस मौजूद है। ओल्ड प्राइस यानी असल कीमत हमको पता करना है, तो इसको हम एक्स फर्ज कर लेंगे, ओल्ड प्राइस को हम एक्स फर्ज कर लेंगे इनटू। अब देखिए ए ने बी को जो फरोख्त किया कितने फीसद नुकसान से, 50%। तो यहाँ पर 50% नुकसान से फरोख्त किया, इसलिए 50/100। बी ने सी को कितने परसेंट नुकसान से फरोख्त किया, 10% नुकसान से, तो यहाँ पर आ गया 90/100। और सी ने डी को कितने फीसद नुकसान से फरोख्त किया, 25% नुकसान से, इसलिए यहाँ पर आ गया 75/100। अब जब आप इस तरीके से वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके लिए ये क्वेश्चन को हल करना ईजी होगा। सबसे पहले हम ये 100 को ख़त्म कर देते हैं, 0 0 तो ऊपर के 50 और 90 के सिफर से ये कैंसिल हो गए। उसी तरीके से ये 5 से इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 20। इस वाले 9 से हम इस वाले 1890 को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर इधर ज़र्ब में है उधर जाकर उसको डिवाइड करेगा। तो अगर हम 9 से इसको डिवाइड करें तो 9 9 दूनी 18 और 9 1 का 9, यहाँ पर आ गया 210। और यहाँ पर अब इसको हम और नीचे एक स्टेप ले लेते हैं, यहाँ पर बचा है 210, यहाँ पर बचा है 210। इस इक्वल टू में हमारे पास मौजूद है x और इनटू में है, ये पूरा ख़त्म हो गया, यहाँ पर 9 से उधर कट गया, यहाँ पर बटे में 20 बचा है, यहाँ पर बटे में 20 बचा है इनटू 100 और ऊपर क्या है हमारे पास 75। अब ये चीज़ें उधर जाकर चीज़ों को इसी तरीके से हमको डिवाइड करना है, हल करना है। 25 से हम इसको काट सकते हैं, 25 चौक 100, 25 तिये 75। अब क्या बचा है, नीचे आ जाएगा ये 20 और 4 80, तो 210 इंटू 80 और अपॉन में क्या रह जाएगा 3, इधर आ जाएगा x। अब इसको हल कर लीजिए, 3 एक 3, 3 सत्ते 21, तो 70 ज़र्ब 80, 70 ज़र्ब 80 जब हम करते हैं तो 2 सिफर यहाँ पर मिल गए और 8 का पहाड़ा जब 7 तक पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा
56, यानी हमारा आंसर हो गया 5600। तो आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई चीज़ को सेल किया जा एक से दूसरे को सेल किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप जो है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस इनटू जितने मरतबा सेल किया है, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 100/100 रखिए। और आपको ऊपर की साइड में प्रॉफिट या लॉस को रखना है। अगर यहाँ पर देखिए तीनों टाइम में यहाँ पर क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो इसलिए हमने 100 में से उसको माइनस किए। और अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता 50%, तो हम 150/100 लिखते थे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करते अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता। तो फार्मूला यही रहने वाला है, बस वैल्यूज आपको पुटअप करना है। और कुछ वसाइल की कमी की वजह से हम लोग यहाँ पर क्लियरली थोड़ा लिख नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुकानदार ने 2 सामान 2100 रुपये में खरीदे। उसने एक सामान 10% नुकसान से और दूसरा सामान 20% नफ़े से फरोख्त किया। दोनों सामान की कीमत फरोख्त एक जैसी है, तब पहले सामान की कीमतें खरीद क्या होंगी। अब इस सवाल में थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। यहाँ पर वो कह रहा है कि 2 चीज़ें एक दुकानदार ने 2100 में खरीदी और एक चीज़ को नुकसान से और दूसरी चीज़ को नफ़े से फरोख्त किया, और दोनों चीज़ सामान की कीमतें फरोख्त एक जैसी हैं, लेकिन कीमतें खरीद दोनों की अलग होंगी। कीमतें खरीद अलग होंगी तभी वो नुकसान और फ़ायदे में बेचने के बावजूद भी एक ही कीमत पर फरोख्त हो रही है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे और पहले हम दोनों चीज़ों की कीमत को फ़र्ज करेंगे। हमने फ़र्ज किए कि पहली चीज़ की कीमतें खरीद CP1 X है, तो दूसरी चीज़ की कीमत क्या हो जाएगी, दूसरी चीज़ की कीमत हमारी हो जाएंगी CP2 इज इक्वल टू 2100 माइनस एक्स। ये फार्मूला हमारा बनकर रेडी होगा। मतलब यहाँ हमने 2 चीज़ों को फर्ज किया। अब फार्मूला किस तरीके से बनेगा, एक चीज़ जो है पहली चीज़ वो कैसे हमने फरोख्त की, 10% नुकसान से। देखिए यहाँ दिया है ना, पहली चीज़ जो है वो 10% नुकसान से और दूसरी चीज़ 20% नफ़े से फरोख्त हुई। तो पहली चीज़ जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x इंटू कैसे फरोख्त हुई, 10% नुकसान, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर से ऊपर वाली 100 में उसको माइनस कर देंगे 10 को, तो क्या आ गया 90/100। 10% नुकसान यानी 90/100 और इज इक्वल टू हमें दूसरी चीज़ की कीमत पता है। दूसरी चीज़ की कीमत क्या है, 2100 माइनस एक्स ब्रैकेट, और दूसरी चीज़ को जो है तो हमने 20% नफ़े से फरोख्त किया है। यहाँ पर है 20% नफ़े से फरोख्त किया, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 बटे 100। बस इसको आपको हल करना है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यूज किस तरह रखना है, दोनों चीज़ों को इज इक्वल टू के साइड्स में रखना है। जो चीज़ को प्रॉफिट हुआ है वो चीज़ और जो चीज़ लॉस हुआ है दोनों चीज़ों को आप साइड में रखिए। अगर प्रॉफिट है तो 100 में प्लस करके अपॉन 100 लिखिए, लॉस हुआ है 100 में माइनस करके अपॉन 100 लिखिए। चीज़ों की कीमत आपने जो फर्ज किए थे वो कीमतें आप वहाँ पर डालिए और अब इसको आप हल कीजिए। अब जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो ये 100 से ये 100 कट हो जाएगा, ये 100 चूँकि उधर जाएगा ऊपर तो ये सो कट कर देगा।
अब यहाँ पर हम ये 0 से ये 0 को कैंसिल कर देंगे। ये 3 से कट रहा है, 3 का पहाड़ा 3 तक पड़े, 3 तिये 9, ये हो गया 3 चौक 12। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 3x इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 4 है और 2100 माइनस एक्स इंटू 4, यानी 4 से हमको ब्रैकेट को ज़र्ब करना है। और सभी को पता है कि ब्रैकेट के बाहर की चीज़ ब्रैकेट में मौजूद सभी चीज़ों को ज़र्ब करेंगी। तो 2100 से जब 4 को ज़र्ब होगा तो वो हो जाएगा 8400, माइनस 4 और x को जब ज़र्ब करेंगे तो आ जाएगा 4x। अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3x इधर है, ये उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3x। अब ये 4x को हम जब उधर लेकर जाएंगे तो इधर माइनस का 4x इधर जाकर वो प्लस का 4x हो जाएगा और इधर 8400 वैसे ही कायम रहेगा। अब 4x और 3x को अगर प्लस करें तो 7x, 7x इज इक्वल टू 8400। जब हम 8400 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 7, 7 एका 7, बचा 1, 7 दूनी 14 और दोनों सिफर वैसे ही लग जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या मिली हमको, 1200। हमको पूछा क्या है, पहले सामान की कीमतें खरीद क्या होंगी। तो हमें पहले क्या हासिल हुआ, x, दूसरे सामान की कीमत क्या है 2100 माइनस 1। हमें पूछा पहले का ही है तो हमें पहले की ये कीमत जो तो मिली है और पहले की कीमत 1200 है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1200 रुपये। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज़ किए, पहली कीमत नफ़ा या नुकसान अपॉन 100 इज इक्वल टू दूसरी चीज़ की कीमत इनटू नफ़ा या नुकसान अपॉन 100। ये फार्मूला आप याद रखिए इस, और आप प्रैक्टिस भी कीजिए। इन सब जो क्वेश्चन है इनकी PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको भेज दी जाएंगी। वहाँ से आप जो है तो इन जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। कहीं पर आपको दिक्कत आती है आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अगला सवाल, एक दुकानदार ने एक सामान पर पहले 20% कीमत बढ़ाई, बाद में 30% छूट दी। पहले 20% कीमत बढ़ाई, बाद में 30% छूट दी और दोबारा 20% कीमत बढ़ा दी, तब उसको होने वाला नफा या नुकसान कितना। यहाँ पर 3 चीज़ें हुई। पहले में क्या हुआ, कीमत बढ़ाई गई, दूसरे में छूट दी गई और तीसरे में कीमत बढ़ाई गई। हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, हम जो नई कीमत वाला फॉर्मूला है उसको रखेंगे। नई कीमत वाले फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पर आ जाएगा न्यू प्राइस इज इक्वल टू, अब हमें कीमत पता है चीज़ की नहीं है तो हम क्या फर्ज कर लेंगे, उस चीज़ की कीमत है 100 रुपीज़। क्या फर्ज कर लेंगे, 100 रुपीज़। पहले वक्त में क्या हुआ, 20% कीमत बढ़ाई गई, 20% कीमत बढ़ाई गई तो हम क्या लिखते हैं 120/100। दूसरे टाइम में क्या हुआ, 30% छूट दी गई तो क्या हो जाएगा, 100 में से 30 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम क्या लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पर आ जाएगा 70 माइनस 100। और तीसरे वक्त में क्या किया गया, फिर 20% कीमत बढ़ाई गई तो यहाँ पर इंटू में क्या आ जाएगा 120/100। अब आपने अब ये कीमतें यहाँ पर पुटअप कर ली तो सबसे पहले हम काट लेंगे। ये 100 से ये 100 पूरी तरीके से कट गया, ये 100 का ये 2 सिफर ये दोनों सिफर से कट गए और ये सिफर से ये सिफर कट गया। अब हमारे पास बचा है 12 ज़र्ब 7 ज़र्ब 12 और अपॉन में भी हमारे पास अभी 10 बचा है। 12
ज़र्ब 7 ज़र्ब 12 अपॉन में हमारे पास 10 बचा है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 144 इंटू 7 अपॉन 10। अपॉन को हमें बिल्कुल नहीं भूलना है, अपॉन को भूलना नहीं है, अपॉन भूलते हो तो आंसर रॉन्ग आएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28 और 2 30 का सिफर हासिल है 3 7 का 7 और 3 10, 1008 अपॉन 10। अब नीचे 10 है तो हम यहाँ पर एक अदद के बाद अशारिया लगाकर इसको लिख सकते हैं, सभी को पता है। तो यही 100 रुपये पर, मतलब जो चीज़ हमने दुकानदार ने फरोख्त की वो 108 रुपये की फरोख्त हुई, तो उसे कितने रुपये नफा या नुकसान हुआ? 100 रुपये 80 पैसे की फरोख्त हुई, तो उसे 0.8 का नफा हुआ, क्योंकि जवाब 100 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला वही है, न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस। यहाँ पर हमने 100 फर्ज किए थे, आप इसको बिल्कुल फर्ज करके लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सवाल भी देख लिया। सभी अलग अलग पैटर्न के सवाल है, लेकिन आप अगर 2 से 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, उनको अगर आप याद रख लेते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को 25 से 30 सेकंड के अंदर अंदर बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमजा उसकी माहाना आमदनी में से 30% खाने पीने की चीज़ों पर खर्च करता है, बकिया रकम से 40% नकलो हमल और कपड़ों पर खर्च करता है और बकिया 50% रकम बचाता है। अगर उसकी माहाना आमदनी 18,400 रुपये हो तो वो हर महीने कितनी रकम बचाता है? ये सवाल एग्ज़ाम में इस टाइप का सवाल आने के चांसेस बिल्कुल रहते हैं, और इस सवाल को हम किस तरीके से हल करेंगे ये देखते हैं। अब इस सवाल को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, देखिए हमें ये पता है कि हमजा की आमदनी टोटल 100% है, ये तो सभी को पता है कि टोटल आमदनी 100% है। अब वो उसमें से खाने पीने की चीज़ों पर कितना खर्च कर रहा है? 30%। 30% वो खर्च कर रहा है, तो कितनी आमदनी उसके पास अब बची? 70%। 70% उसके पास अभी पैसा बचा है। अब बचे हुए 70% से वो 40% जो है तो कपड़ों पर खर्च करता है, लेकिन 70 का 40% पहले निकालना ज़रूरी है। 70 का 40% निकालेंगे, 70 इंटू 40 अपॉन 100, 40/100। यहाँ से सिफर कैंसल, सिफर से सिफर कैंसल, बचा क्या? 28। मतलब 70 का 40% कितना होगा? 28%। कितना होगा? 28%। तो 70 में से 28% वो कपड़ों पर खर्च करता है, नकलो हमल और कपड़ों पर। तो अब 70 में से कितना बच गया हमारे पास? 42%। अब देखिए आगे क्या कहा है कि वो बकिया 50% रकम बचाता है। तो बकिया 50% रकम कितनी होंगी? अभी टोटल बकिया रकम कितनी है? 42%। तो जाहिर सी बात है बकिया 50% रकम 21% होंगी। 42 का आधा हमें कितना है पता है? 21 है। तो मतलब हमजा टोटल 21%, 100% में से 21% बचत करता है। कितनी बचत करता है? 21%। और हमें टोटल आमदनी पता है, टोटल आमदनी कितनी है हमजा की? 18,000
400। टोटल आमदनी कितनी है? 18,400। और 18,400 का हमको कितना फीसद निकालना है? 21%। ये सिफर कैंसल, अब इनको ज़र्ब कर दीजिए। 21 को ज़र्ब करें तो हमारा जवाब आ जाएगा 3,864। ये इतनी आमदनी हमजा जो है तो बचाता है अपनी रकम से 50%, 3864 रुपये। यहाँ पर किस किस तरीके का हमने यूज़ किया? हमने यहाँ पर हमजा की आमदनी को जो है तो 100% लिया। 100% में से 30% उसके पास पूरी आमदनी मौजूद थी, इसलिए हमने वहाँ से डायरेक्टली 30 माइनस किया, तो हमें पता चला कि हमजा के पास अभी भी 70% आमदनी बची हुई है। लेकिन आगे हमने जब सवाल पढ़ा तो कहा कि बकिया रकम से, यानी बचे हुए 70% से 40% नकलो हमल और कपड़ों पर खर्च करता है। यहाँ पर हम 70 में से 40% माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि 70 में से 40 नहीं कहा, 40% कहा, यानी 100 बचे हुए 100% में से 40% नकलो हमल और कपड़ों पर खर्च होता है। तो हमें 70 का 40% निकालना ज़रूरी था, और हमने जब 70 का 40% निकाला तो हमें पता चला कि वो बकिया 70% में से 28% कपड़ों पर और नकलो हमल पर खर्च करता है, और उसके बाद उसके पास जो रकम बचती है वो 42 यानी 42% रकम बचती है। लेकिन यहाँ पर भी हमको क्या पूछा कि बकिया रकम का 50% बचाता है, तो बकिया रकम 42% है, लेकिन हमको उसका 50% ही रकम चाहिए। इसके लिए हमने 42 का आधा यानी 21% रकम जो है तो वो यहाँ से हमने 21% 100% में से निकाले, जो कि कुछ इस तरह से हमें मिला कि 18,400 को हमने 21/100 से जब ज़र्ब दिए तो हमें उसका 21% मिला, और वो रहा 3864 रुपये। ये बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है ताकि आप एग्ज़ाम में इन चीज़ों को पुटअप करना सीखें। देखिए, फार्मूला भी अगर याद कर लिए, लेकिन आप वहाँ पर अगर चीज़ों को गलत जगह रखते हो तो आपका आंसर रॉन्ग होता है। और इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए आपको मैक्सिमम 30-40 सेकंड दरकार होते हैं, और आपका एक मार्क बिल्कुल कंफर्म होता है। तो आप यहाँ पर फार्मूलाज जो हैं वो 2 से 3 फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो बस उन फार्मूलाज को आप याद कीजिए, और वहाँ पर आप जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं आप सीधे पहले फार्मूला रखिए, डिस्काउंट या प्रॉफिट जो भी दिया है वहाँ पर आप 100/100 के फॉर्मेट में रखिए, और आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपके मार्क बिल्कुल कंफर्म रहेंगे। अगला क्वेश्चन, एक इम्तिहान में 70% तलबा अंग्रेजी में कामयाब हुए, 65% तलबा रियाजी में कामयाब हुए, 25% तलबा दोनों इम्तिहान में नाकाम हुए, दोनों मज़ामिन में। अगर 3,000 तलबा दोनों मज़ामिन में कामयाब हुए तब कुल कितने तलबा ने इम्तिहान दिया? यानी हमें पता करना है कि नाकाम होने वाले और कामयाब होने वाले कुल तलबा की तादाद कितनी थी। यहाँ पर हमें सवाल से कामयाब होने वालों का तो पता चल गया, लेकिन नाकाम होने वाले कितने फीसद तलबा थे यहाँ से पता नहीं चल रहा, क्योंकि हमें सवाल में मज़ामीन के लिहाज से फीसद दिया गया है। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमें सही तरीके से वैल्यूज पुटअप करना है, और उसके लिए एक फार्मूला हमारे पास एक जो है तो मौजूद है। उसमें हम जैसे n ऑफ A यूनियन B, n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर इस तरीके का सवाल आता है कि फला में इतने कामयाब, इस दूसरे सब्जेक्ट में इतने कामयाब, तीसरे में
इतने नाकाम दोनों सब्जेक्ट में, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहा है और टोटल आपको पूछ रहा है, तो ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद रखना है। नंबर ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूले की मदद से आप इसको सेकंडों में हल कर लेंगे और आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज किस तरीके से पुटअप करना है। अब मुझे पता है एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। क्या करना है यहाँ पर हमको, अब आपने जब ये फॉर्मूला रख लिया, हमें पता करना है एन ऑफ ए यूनियन बी, यानी हमें ए जो है तो कामयाब तलबा और नाकाम तलबा, ये टोटल नंबर हमको ए यूनियन बी का पता करना है। तो एन ऑफ ए कितना है, यानी हमारे पास पहले मजमून में कामयाब होने वाले तलबा है 70%, दूसरे मजमून में कामयाब होने वाले तलबा है 65%, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर 25% तलबा नाकाम दिए हुए हैं। हमें यहाँ पर कामयाब वाली चीज़ें लेना है, जैसे पहले मजमून में 70% कामयाब तलबा, दूसरे मजमून में 65%। तो जाहिर सी बात है अगर 25% तलबा दोनों मजामिन में नाकाम हुए, यानी 75% तलबा दोनों मजमून में कामयाब हुए। मान लीजिए अगर 100 तलबा में से 25 तलबा नाकाम हुए, तो जाहिर सी बात है 75 तलबा कामयाब हुए। तो यहाँ पर हमें कामयाब वाले ही तलबा लेना है, तो हम यहाँ 25 ना लेते हुए 75% तलबा को लेंगे। अब जब हमने इस तरीके से वैल्यूज पुटअप की, तो 65 70 प्लस 65 माइनस 75, अब हम 65 में से अगर 75 निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा माइनस का 10, यानी हमारे पास 60% वैल्यू आ गई एन ऑफ ए यूनियन बी की। 60% कौन से लोग हैं जो कामयाब हुए, 60% कौन से लोग हैं जो कामयाब हुए, यानी ए और बी। अब हमें पता करना है कि टोटल यानी कुल तलबा कितने हैं, तो हमें 1% निकालना चाहिए पहले। जब हम 60% का 1% निकालते हैं, 60% कितने के बराबर, 3000 के। तो जब 60 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50। क्या मिल जाएगा, 3000 को जब 60 से डिवाइड करें तो क्या मिल गया, 50। 1% बराबर 50, तो 100% यानी 100% यानी 100% यानी हो जाएगा 5000। यानी टोटल तलबा कितने हैं कामयाब और नाकाम होने वाले हैं, 5000। देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर्मूला पुटअप किया, उसमें हमने पहले मजमून में कामयाब होने वाले जमा दूसरे मजमून में कामयाब होने वाले तफरीक दोनों मजमून में कामयाब होने वाले लोगों को रखा। जहाँ पर अगर आप नाकाम वाले रखते हो तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। और जब हमने वैल्यूज पुटअप किए, यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ गया 3000, और 60% 3000 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा, तो इसके लिए हमने 1% निकाला, 1% बराबर 50 आया, और जब हमने 50 को 100 से ज़रब किया यानी 100% निकाला, तो हमारा जवाब 5000 आ गया। अगर आपको यहाँ पर ये ना देते हुए यहाँ पर कुल तादाद भी दे देता 5000 और आपसे पूछ लेता नाकाम होने वाले तलबा, तो आप बिल्कुल इस फॉर्मूले की मदद से वो चीज़ भी निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेहान ने सूद की शरह के बराबर सालों की मुद्दत के लिए सूद मुफरत पर 1600 रुपये कर्ज लिए। अगर उसने कर्ज पर 784 रुपये सूद अदा किया तो सूद की शरह क्या थी। देखिए ये सवाल अगर हम बात करें इंटरेस्ट के ताल्लुक से, तो ये सबसे इजी सवाल कहा जा सकता है, जिसमें आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए
और फार्मूला भी इजी है। आप सभी ने जो है तो एक रेलवे का टिकट तो देखा होगा जिसके ऊपर हम PRN नंबर एक होता है। बस आपको वही चीज़ याद रखना है कि PRN या PNR कह लो, तो वो आपको याद रखना है और उसी फार्मूले से हम हमारा आंसर निकाल लेते हैं। जैसे मैंने वो फार्मूला यहाँ पर लिखा PNR, यही नंबर हमें रेलवे में भी देखने के लिए मिलता है और PNR को हम डिवाइड कर देते हैं 100 से और हमको क्या हासिल होगा, सूदे मुफरत यानी सिंपल इंटरेस्ट PNR अपॉन 100। PNR ये आपको याद है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपॉन में 100 लगाना है अगर आपको सूदे मुफरत के बारे में पूछा जा रहा है। तो PNR में अब क्या चीज़ किस चीज़ को मेंशन कर रही है, तो P से मुराद रहेगा आपका पेमेंट यानी अमाउंट। P से क्या मुराद रहेगा, पेमेंट। N से क्या रहेगा, P से रहेगा पेमेंट, N से रहेगा नंबर ऑफ ईयर और R से रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन चीज़ों को हम पुटअप करते हैं फार्मूला में। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास मौजूद है सूदे मुफरद और मौजूद है टोटल अमाउंट। अब यहाँ पर क्या चीज़ कहा, सूद की शरह के बराबर सालों की मुद्दत के लिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सूद की शरह तो पता नहीं है और साथ ही हमें क्या कहा कि सूद की शरह जितनी है उतने ही सालों की मुद्दत के लिए जो है तो कर्ज लिया गया। तो हमें ये पता चल रहा है कि जितना सूद है उतना ही जो है तो नंबर ऑफ ईयर है। तो हम अगर नंबर ऑफ ईयर को x फर्ज करते हैं तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, x रहेगा। और हमारे पास क्या मौजूद है, अमाउंट मौजूद है 1600, अपॉन में क्या रहेगा, हमेशा 100 रहेगा। ये हमारे पास मौजूद है। और एक चीज़ हमारे पास जो मौजूद है सिंपल इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट पेड हुआ, 784 रुपये। अब यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये दो सिफर से ये दो सिफर कैंसिल हो गए, 784 इधर बचा है तो ये 16 बचा हुआ इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और x ज़रब x पता होना चाहिए आपको, ये हो जाता है x स्क्वायर। अब आप 16 और 784 को जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 49। इधर क्या है हमारे पास x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 49। तो हमें ये पता करना है क्या 49 किसी का मुरब्बा है, जी हाँ 7 का मुरब्बा 49 होता है। तो x का अगर हम स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। हमको पूछा है सूद अदा किया तो सूद की शरह, तो सूद की शरह और साल सेम है। अगर हमें यहाँ पूछ लेता कि कितने सालों की मुद्दत के लिए लिया गया था तब भी हमारा आंसर 7 ही होता। अगला क्वेश्चन, आफिया ने सूद की शरह के बराबर सालों की मुद्दत के लिए सूद मुफरत पर 1200 रुपये कर्ज लिए। अगर उसने कर्ज पर 432 रुपये सूद अदा किया तो सूद की शरह क्या थी। जो सवाल हमने इससे पहले किया उस सवाल में और इस सवाल में हमको ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस एग्ज़ाम में यही आपके साथ होगा, एग्ज़ाम में पैटर्न यही रहेगा, सिर्फ आपको जो है तो कीमतें बदल कर दी जाएंगी। हम यहाँ पर वही फार्मूला जो हमने इससे पहले इस्तेमाल किया यानी PNR अपॉन 100, ये फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। जब हम यहाँ पर कीमतें रखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ मौजूद है, 1200 रुपये मौजूद है, 432 मौजूद है और ये दोबारा सेम है यानी सूद की शरह और लिए गए मुद्दत जो है सूद कर्ज की वो हमारे पास सेम है। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 432। सिंपल इंटरेस्ट 432 इज इक्वल टू
पेमेंट कितना है? पेमेंट है हमारे पास 1200। हमें नेट नंबर ऑफ ईयर पता है? जी नहीं। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है? जी नहीं। अपॉन में 100 आएगा, इतना हमें पता है। अपॉन में 100। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल। अब हमारे पास बच गया 432। 12 इधर ज़र्ब में है, इधर आकर क्या कर देगा? तकसीम कर देगा। और इस इक्वल टू में हमारे आएगा एक्स स्क्वायर। इस इक्वल टू में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। अब जब 12 और 432 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 36। जब हम इनको काट देंगे तो हमें मिल जाएगा 36। और हमें पता है 36 6 का मुरब्बा है, यानी x का जब हमने इस कुव्वत हटाया तो हमें मिला x बराबर 6। और हमें पूछा गया कि सूद की शरह क्या थी, तो वो हमें सूद की शरह पूछे या साल पूछे, दोनों भी एक ही जवाब रहेंगे। अगला सवाल, मोहसिन ने 1 साल के लिए 10% सालाना के हिसाब से 15,000 रुपये की सरमायाकारी की। अगर मुरक्कब सूद शशमाही वसूल किया जाता है तो साल के आखिर में मोहसिन को कुल कितने रुपये मिलेंगे? अब यहाँ पर हमने जो सवाल इसके पहले किए वो सवालात का ताल्लुक मुफरद सूद से था, लेकिन इस सवाल में हमें मुरक्कब सूद के बारे में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पूछा गया। अब यहाँ पर हम इसके लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो 100/100 वाला ही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने प्रॉफिट लॉस में यूज़ किया था। यहाँ पर वैल्यूज़ किस तरीके से पुटअप करेंगे देखते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ पुटअप करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे पेमेंट कितना है, तो पेमेंट हम लिख लेते हैं। पेमेंट है 15,000। पेमेंट कितना है? 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। और नंबर ऑफ ईयर कितना है? 1। लेकिन सूद किस तरीके से वसूला जा रहा है? शशमाही, यानी 1 साल में 2 मरतबा। 1 साल में 2 मरतबा। तो पेमेंट तो वही है, पेमेंट वही है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 साल भर में 10% वसूला गया, मतलब 6 महीने में 5% वसूला गया। और नंबर ऑफ ईयर भले ही एक हो, लेकिन सूद कितने बार लिया गया? 2 बार, क्योंकि शशमाही वसूल किया गया। तो हमारे पास जो वैल्यूज आई वो PRN की वैल्यूज आई 15,000, 5%, और एन की वैल्यूज कितनी है? 2। अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम पुटअप करते हैं 15,000 यानी हमारा टोटल अमाउंट इनटू, अब 100/100 का फॉर्मूला, तो 5% वसूला गया यानी 5% बढ़कर मिलेगा, तो ये हो जाएगा 105/100। और कितने बार वसूला जा रहा है? 2 बार, तो 105/100 2 बार आ गया। अब यहाँ पर हम वही हमारा तरीका कि हम ये सिफर से दोनों सिफर काट दिए, ये सिफर से ये सिफर कट गया। अब ऊपर 15 है, नीचे 10 है, तो हम 2 से काट देते, नीचे आ गया 5, ऊपर रह गया 7.5। ये 5 से इसको काटे तो 21 आ गया हमारे पास, 21। अब हमारे पास बच गया 7.5 इंटू 105 इंटू 21, यही बचा है हमारे पास। जी हाँ। अब हम जब इनको ज़र्ब करते हैं तो हमारे पास 105 और 21 का ज़र्ब करने के बाद आता है 2205 रुपये, और इधर 7.5 बाकी है।
7.5 से जब हम 2205 को ज़र्ब करते हैं तो हमें हासिल होता है 16,537 इंटू सॉरी अशारिया 50। ये हमें क्या मिल गया? टोटल अमाउंट। पूछा क्या है? कुल कितना अमाउंट उसको मिलने वाला है, तो 16,537 रुपये और 50 पैसे उसको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर वो ये पूछता कि उसे कितना सूद मिला, तो हम 15,000 16,000 में से 15,000 माइनस कर लेते तो हमें पता चल जाता कि उसे सूद कितना मिला है। जैसे कि आप 1,537.50 देख सकते हैं कि ये जवाब आता अगर वहाँ पर वो कितना सूद मिलने वाला है ये अगर पूछता तो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उमेर ने 3 साल के लिए 10,000 रुपये बैंक में रखे। अगर पहले साल मुरक्कब सूद 5%, दूसरे साल 8% और तीसरे साल 10% हो, तब 3 साल बाद उमेर को कुल कितनी रकम वापस मिलेंगी? तो हमने यहाँ पर देखा कि जो हर साल जो यहाँ पर सूद है, मुरक्कब सूद, वो बदल रहा है और अमाउंट जो है वो सेम है। अब हमें पता करना है कि 3 साल बाद उमेर को मिलने वाली रकम कितनी रहेंगी। तो हमें अभी हमने पिछले सवाल में जो फार्मूला देखे वही फार्मूला हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इसके लिए हम जब कुल अमाउंट निकाल रहे हैं ना, कुल कीमत निकालना है, ये कुल कीमत निकालना है, कुल कीमत निकालना है। कुल कीमत निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 10,000। 10,000 है और 3 साल में मतलब पहले साल 5, दूसरे साल 8 और तीसरे साल 10, तो हमें वही फॉर्मूला हमारा 100/100 का यूज़ करना है। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? 5% है इसलिए 105/100। दूसरे वाले में कितना है? दूसरे साल में मिल रहा है 8%, दूसरे वाले में मिल रहा है 8%। और तीसरे साल में कितना मिल रहा है? 10%। ये हमारी वैल्यूज यहाँ पर पुटअप हो गई। इन चीज़ों को ही आपको फोकस करना है एग्जाम में। अगर वैल्यूज आप सही तरीके से रख लेते हो तो आप बिल्कुल ये सही तरीके से हल करके आएंगे और अंदाज से ऐसे सवाल को करना बिल्कुल आसान नहीं है। अब देखिए, ये 2 सिफर से हम यहाँ 10,000 के 2 सिफर काट देते हैं, ये 2 सिफर से ये 2 सिफर काट देते हैं, ये 1 सिफर से ये 1 सिफर कट गया। अब हमारे पास जो बचा वो कुछ इस तरीके से है, 105 ज़र्ब 108 ज़र्ब 11/10। अब देखिए 5 से हम इन दोनों को काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 का 5। और 2 से हम इस 108 को काट सकते, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 21 ज़र्ब 54 ज़र्ब 11। ये तरीके से हमारे पास इक्वेशन बच गया। और आप जब 21 ज़र्ब 54 को ज़र्ब करते हो तो जवाब मिलता है 1134 रुपये, और उसको फिर से 11 से ज़र्ब करना है। इस तरीके से हमारा जवाब हासिल होगा 12,474। ये अमाउंट जो है तो उमैर को 3 साल बाद वापस मिलेगा, जो कि हमारा पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर इन सवालात को हल करना आसान है, बस ये फॉर्मूले रिपीट हो रहे हैं बार बार आप गौर करेंगे तो देख रहे हैं कि यही सवालात यही फॉर्मूले रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद हमारा आंसर निकल आ रहा है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज के। फिलहाल एक गांव की आबादी 20,000 है जो हर साल 10%
कम होती है, तब 3 साल बाद उस गांव की आबादी कितनी होंगी? देखिए, हर साल 10% कम हो रही है, यानी 3 साल बाद कितनी कम होंगी? तो देखिए, पहले साल 10% कम हुई, फिर दूसरे साल 10% कम हुई, तीसरे साल 10% कम हुई। तो ये बात तो पिछले सवाल में हम लोग कर चुके। पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में। सिर्फ एग्जामिनर ने यहाँ पर पूछने की लैंग्वेज को चेंज कर दिया और आप पजल हो गए। लेकिन ये आसान सवाल है, हमें वही फॉर्मूला यूज करना है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। हमें क्या निकालना है? इस वक्त की कुल आबादी। तो इस वक्त की कुल आबादी निकालना है। अभी की आबादी कितनी है? 20,000। अभी की आबादी 20,000। और कितनी आबादी कम हो रही है? 10%। यानी सॉरी, यानी 110/100। यही तो हम सीखते आ रहे हैं। सॉरी, कम हो रही है तो 90/100 आएगा। कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। 90/100। और कितने साल कम हो रही है? 3 साल तक कम हो रही है, तो सेम वैल्यू 3 मरतबा रखना पड़ेगी। अगर यहाँ पर वो हमें अलग अलग भी देता कि पहले साल 10% कम हो रही है, दूसरे साल 15% कम हुई, फिर तीसरे साल 10% ही कम होगी या ज़्यादा हो गई 10%, तब भी हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुटअप कर दें। कैसा भी वो घुमाकर सवाल करें, हम उसका जवाब दे सकते हैं। अब हमने 20,000 में से ये 2 सिफर से ये 2 सिफर, ये 2 सिफर से ये 2 सिफर कट गए। ये 2 से हमने ये 100 को काटा तो 50 आ गया। ये सिफर से ये सिफर कैंसिल हो गया। अब हमारे पास नीचे 5 है, तो ये 5 से ये 90 को काट देते हैं, तो 5 एका 5 बचते 4, 5 8 40। हमारे पास बच गया 18। 18 ज़र्ब 90 ज़र्ब, और कुछ बचा है हमारे पास? 18 ज़र्ब 90, और हमारे पास यहाँ पर बच गया 9। अब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे। अब जब हमने यहाँ पर इनको ज़र्ब किया तो हमारे पास 18 ज़र्ब 9 9 90 81, और सिफर का सिफर। अब जब हम इन दोनों को ज़र्ब करते हैं तो हमें हासिल होता है 18 सिफर का सिफर, 18 एक के 18 का 8 हासिल आए, 18 8 144, और हासिल का 145। 14,580 ये हमारा जवाब आ जाएगा। अगर कोई गांव की आबादी 3 साल तक लगातार कम हो रही है तो ये सूदे मुरक्कब की तरह हम इसको हल करेंगे, उसी फॉर्मूले की तरह। जितने साल कम हो रही है उतने साल। यहाँ पर ये गलती बिल्कुल नहीं करना है जो हम कर यहाँ पर हो चुकी थी, कि यहाँ पर अगर कम हो रही है तो ऊपर वाले 100 में से कम करके लिखेंगे, बढ़ रही है तो ऊपर वाले 100 में बढ़ाकर, नीचे हमेशा 100 ही रहेगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को जो है तो हल कर रहे हैं। अब नीचे ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आज हमने प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन टॉपिक्स से जो IBPS ने लास्ट ईयर्स में पूछे हैं वो सभी सवालात जो है तो लिए, और उन वो कौन से फार्मूला से जो है तो बेटर वे से सॉल्व हो सकते वो भी हमने यहाँ पर देखे। आप सब से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने रिलेटिव्स तक ये वीडियो को पहुँचाए, वीडियो को शेयर लाइक कीजिए, ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए हमारी रहनुमाई हो। और अगर आप कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बताइए, ताकि हम उन टॉपिक्स पर और वीडियो बनाने की कोशिश करें। एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ लोग बार बार पूछ रहे हैं, तो मराठी और इंग्लिश एक ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पर आप ग्रामर तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वोकेबलरी पर आप बिल्कुल फोकस मत कीजिए ज़्यादा, क्योंकि वोकेबलरी का कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं रहता है। तो आप ग्रामर पढ़िए, जैसे
ज़्यादातर वहाँ पर फोकस इस पर किया गया था मराठी और इंग्लिश में। एक जुमला दिया रहेगा, मतलब जैसे मिट्टी का काम करने वाला, तो उसको क्या कहेंगे, लोगों की रहनुमाई करने वाला, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर सवाल आए थे। बहुत इजी सवाल वहाँ पर उसमें भी नहीं देखने मिलेंगे कि आपको पूछ लेगा कि सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है, या मून का सिनोनिम क्या है ना, मून का अपोजिट क्या है। इस तरीके के सवाल तो बिल्कुल एग्जाम में नहीं मिलते। वहाँ पर वोकेबलरी के बहुत जो है तो काफ़ी नए अल्फाज आपको देखने मिलते हैं। और रही बात उर्दू ग्रामर की, तो वो पीडीएफ जल्द ही आज या कल मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले भी ग्रुप में वो पीडीएफ शेयर किया गया था। और बाकी इसके अलावा जो टॉपिक है वो मैथ और रीजनिंग ही ऐसा है जहाँ से आप भर्ती में किस काबिल हो, कितने रैंक में आते हो, ये डिसाइड करने वाले सब्जेक्ट सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही है। उर्दू में आप 10 में से 8-10 भी ला लेते हैं, तब भी आपको मैथ रीजनिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपको यहाँ से क्वेश्चन आना ही चाहिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग 120 बोला 80 बोला जाता है, लेकिन 140 के अराउंड क्वेश्चन देखने मिले थे। और बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एग्ज़ाम में सभी लेवल मेंटेन किया जाता है। मतलब 200 में से शायद 20 क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड देखने मिल सकते हैं, बाकी 120 से 140 क्वेश्चन जो है तो आप मॉडरेट लेवल की रहेंगे, और 20-25 क्वेश्चन तो इजी ही रहते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए मत। आप ये मैथ रीजनिंग इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ इसको प्रैक्टिस दरकार है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए, आपको इसका फ़ायदा बिल्कुल होगा। और हम भी कोशिश कर रहे हैं, अभी इजी टॉपिक्स बाकी हैं, जैसे ग्रेटर देन लेस देन है, एड्रेस वाले क्वेश्चन है, तो ये चीज़ें अभी करवाना बाकी है। अगर उस वक्त ज़्यादा रहा तो उसके ऊपर की वीडियोस भी आज या तो कल में वो वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।